है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अलका सिंह और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर 7 पे हैं और देखते हैं कि चैप्टर 7 से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मिलता है। एनसीईआरटी को मैं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लेके चल रही हूँ। मैंने यहाँ से एक भी लाइन कट नहीं की है, हूबहू एनसीईआरटी ही है ये। तो आप बिल्कुल भी इस बात की चिंता मत करिएगा कि यहाँ से आपको कुछ भी चीज़ें यहाँ से छूटेंगी, तो ऐसा नहीं है। सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। बस आप वीडियो को अच्छे से सीक्वेंस वाइज देखते चलिए, तो आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से तैयार होती चलेगी। अगर आपने मेरे वीडियो को 2 से 3 बार भी देख लिया ना, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैंने इसमें हर जगह इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सब कुछ बता रखे हैं, जो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं या उसको हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे भी आप कन्वीनियंट हो। तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, इसको समझिए और अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। आप सभी को पता होगा कि एनसीईआरटी हमारे प्रिपरेशन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग एनसीईआरटी से ही की है। आगे मैं स्टैंडर्ड बुक्स पे भी आऊँगी, क्योंकि मैं भी अपनी तैयारी करती हुई चल रही हूँ साथ में। तो मैंने सोचा कि एनसीईआरटी आप लोगों को डिफ़ाइन करती चलूँ। और ऐसा इसलिए भी है कि जब मैंने पहली बार पढ़ा एनसीईआरटी, जब मैं तैयारी करने आई, तो मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ें हम पढ़े नहीं हैं, उन चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी-कभी। और उसे पढ़ के हमें ऐसा हम समझ नहीं पाते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, कि किस चीज़ को हम नोट डाउन करें, किसे छोड़ें। कहते हैं कि एनसीईआरटी के नोट्स बनाने कंपल्सरी नहीं होते हैं। सही कहते हैं, पर एनसीईआरटी की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, पर हम उन्हें भूल जाते हैं। इसलिए हमें उन छोटे-छोटे फैक्ट्स को एक नोट डाउन करना चाहिए। आप चाहे तो एक नोटबुक ले लीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर सब एनसीईआरटी की नोटबुक बनानी ज़रूरी है। एक ही नोटबुक में आप हिस्ट्री, जियोग्राफी डिवाइड कर सकते हैं, पॉलिटी भी डाल सकते हैं उसमें, और उसके इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें लिख लीजिए। उन चीज़ों को लिखिए जो आपको याद नहीं हो रहे हैं, जो बार-बार आप भूल जा रहे हैं तैयारी में। अभी अगर आप 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या चीज़ें नोट डाउन करनी है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि पहली बार एनसीईआरटी पढ़ के या दूसरी बार पढ़ के नोट्स मत बनाइएगा। एटलीस्ट 3 बार तो आप एनसीईआरटी रिवाइज़ करके तभी आप नोट्स बनाइएगा। तो आपके नोट्स बहुत ही क्रिप्स होंगे और आपको एग्ज़ाम से पहले बहुत ईज़ी हो जाएगा उससे रिवीज़न के लिए। अगर आप पहली बार में एनसीईआरटी से नोट्स बनाने चलेंगे, तो आपको लगेगा कि आपने दूसरी एनसीईआरटी लिख दी, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम नोट्स इसीलिए बनाते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम हम उसे रिवाइज़ कर सकें। तो अब अपने चैप्टर पे आते हैं हम वापस और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या इम्पोर्टेंट मिलता है और हम क्या सीखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए अच्छे से, और वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आगे लेकर आ पाऊँ। तो देखते हैं हम अपने चैप्टर में क्या है इसमें। तो हमारा चैप्टर 7 है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि आज हम इस यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे हम जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, खानाबदोश और जो समुदाय एक जगह बसे हुए होते थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, जो हमने पढ़ा पिछले चैप्टर्स में। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांव में फल फूल रही थी। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो वहाँ पे जो राज्य हुआ करते थे, जो नगर हुआ करते थे, वहाँ पे कुछ शिल्पकार रहते थे, कुछ दस्तकार रहते थे। ऐसे-ऐसे लोग रहते थे जिनकी जिनकी एक अपनी अद्भुत कला होती थी, जो उसमें निपुण होते थे और उसी से उनका जीविकोपार्जन चलता था। मतलब वो उसी से अपनी कमाई करते थे। जैसे आज के समय में आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे कलाकार होते हैं, कोई बढ़ई होता है, कोई कुछ होता है, किसी को कोई अलग गुण आता है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मतलब कुछ भी हो सकता है ये। कोई पेंटिंग अच्छी बनाता है। तो ऐसे ही लोग उस समय भी विकसित हो रहे थे, ऐसे लोग उस समय भी थे। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए।
उसमें आपको पता है कि लंबे समय में बहुत सारे चेंजेस आए जो पॉलिटिकल भी थे, सोशल भी थे, इकोनॉमिकल भी थे। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे। पर जो सामाजिक परिवर्तन था वो हर जगह एक समान नहीं था। फिर देखिए नेक्स्ट पेज पे अभी हम एक इमेज देखेंगे, जनजातीय नृत्य संताल चित्र खर्रा। तो ये देखिए जो ये इमेज देख रहे हैं जनजातीय चित्र है संताल चित्र खर्रा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसी ऐसी कलाएं हुआ करती थी, ऐसे ऐसे शिल्प हुआ करते थे। इन्होंने कितनी अच्छी पेंटिंग की है ये, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ यह समझना महत्वपूर्ण है। तब हम देखते हैं कि अलग अलग किस्म के जो समाज थे वो कैसे विकसित हुए। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। जो हमने पहले पढ़ा था कि समाज में वर्ण के हिसाब से सब कुछ बटा हुआ था। बड़े जाति के लोग, छोटे जाति के लोग, सभी लोग यहाँ पे थे। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा, जो आज भी बढ़ रहा है। इस चीज़ को आप आज से कनेक्ट करके देखिए कि अमीर जो है वो और अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है वो और गरीब होता जा रहा है। और इस तरह से अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो वही हम यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि जो ब्राह्मणों ने सुझाव दिए थे राजाओं को और उन्होंने जो स्वीकार किया था इसे, उसकी वजह से उस समय भी जो ऊंची जाति के लोग थे और जो नीची जाति के लोग थे उनके बीच में काफ़ी खाई आ गई और ऐसे ही गरीब और अमीर के बीच में भी फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। तो जब मुगलों का काल आया, जब आपको पता है कि दिल्ली के सुल्तान बने जो मुगल काल में, तब उस समय जो श्रेणीबद्ध समाज बटा हुआ था हमारे यहाँ वर्ण के हिसाब से, वो और भी ज़्यादा जटिल हो गया, वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अब हम देखते हैं कि बड़े शहरों से परे जो जनजातीय समाज थे वो क्या थे। बड़े शहर मतलब आप छोड़ दीजिए, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके जो यहाँ काम करने वाले हुआ करते थे, उनके सेनापति, ये सारे लोग, उनको छोड़िए अब आम आदमी के जीवन में हम आते हैं और देखते हैं कि उस समय की जो जनजातीय समाज थी वो कैसी थी। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। तो उस समय जो समाज मौजूद था उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ब्राह्मणों द्वारा जो सुझाया गया था सामाजिक नियम कर्मकांड वो नहीं मानते थे, वो अपने अकॉर्डिंग चलते थे। वही जनजातीय लोग हुआ करते थे वो समाज से थोड़े से कटे हुए रहते थे, उनके अपने अलग नियम होते थे। वहाँ पे जो ब्राह्मण नियम कानून लगाता था वो उसको नहीं मानते थे। न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे और वो किसी भी वर्ग में विभाजित नहीं थे। उनके यहाँ कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, उनके यहाँ कोई ऊंची जाति का नहीं था, कोई नीची जाति का नहीं था, उनके यहाँ सब एक बराबर थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियाँ कहा जाता है। तो अभी आपको ये समझ में आया होगा कि जनजाति क्या है। जनजातियाँ वो होती हैं जो मुख्य समाज से थोड़ी कटी हुई होती हैं, जिनके अपने अलग नियम कानून होते हैं, जहाँ पे कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, कोई ऊंची जाति का नहीं होता, कोई नीची जाति का नहीं होता, वो एक बराबर होते हैं, वो सब एक नियम मानते हैं और वो दूसरों के लागू किए हुए नियम, स्पेशली ब्राह्मणों के लागू किए हुए नियम को वो नहीं मानते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि जो जनजाति की आप लोग अक्सर तैयारी में सुने होंगे कि जनजाति है, ये जनजाति है, तो वो जनजाति क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। अब वो जनजाति होते थे आपस में ही रिश्तेदारी करते होंगे, तो उनके अंदर बीच में नातेदारी भी तो होती होगी। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि जो जनजातियाँ थी वो खेती भी करती थी, वो शिकारी भी थे, वो पशुपालक भी थे और इस तरह से उनका जीविकोपार्जन होता रहता था। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए
इन गतिविधियों का मिला-जुला रूप अपनाते थे। तो वो अपने निवास स्थान का मतलब जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे जो भी प्राकृतिक संसाधन था उसका वो पूरा भरपूर यूज़ करते थे। अगर वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ कोई नदी तालाब है तो वहाँ से वो मछली भी पकड़ सकते हैं, पशुपालक कर सकते हैं अगर उनके आस-पास जानवर है पालने लायक। ज़मीन है खेती करने लायक तो उस पे खेती भी कर सकते थे। तो वो जहाँ पे भी रहते थे वहाँ पे उनको जो भी प्राकृतिक संसाधन मिलता था वो उसका उपयोग करते थे अपने मतलब जीविकोपार्जन के लिए। कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी और वह एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। तो देखिए जनजातियाँ जो होती हैं वो खानाबदोश भी होती हैं। पर जो खानाबदोश क्या हुआ, जो जनजातियाँ थी वो एक पर्टिकुलर जगह पे रहा करती होंगी। पर जो खानाबदोश हुआ करते थे वो एक जगह रहते थे, फिर जब उन्हें लगता था कि अभी वहाँ से उनको दूसरी जगह जाना चाहिए, वहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, तो वो वहाँ से दूसरी जगह जाते थे और इस तरह वो घूमते रहते थे खानाबदोश लोग। तो जनजातियाँ जो थी वो कुछ खानाबदोश थे जो एक जगह से दूसरी जगह अपनी ज़रूरत के हिसाब से आया जाया करती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। तो आपको समझ में आया होगा कि जो जनजातीय समूह हुआ करते थे वो अपनी भूमि पे, अपनी चीज़ों पे वो अपना नियंत्रण रखते थे और जो उसका बंटवारा होता था परिवार में वो उनके बनाए हुए नियम के अनुसार होता था, ना कि किसी और के बनाए हुए नियम के अनुसार। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियाँ फली-फूलीं। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी-कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। तो जब अधिक शक्तिशाली समाज क्या हो गया? अब जो जनजाति हैं वो मुख्य समाज से तो कटे हुए रहते थे। तो जो मुख्य समाज के लोग हुआ करते थे वो अधिक शक्तिशाली रहा करते थे क्योंकि उनकी संख्या भी तो बहुत ज़्यादा होती थी। जनजातीय लोग बहुत ज़्यादा नहीं रहते थे, वो कम रहते थे इसलिए वो जंगलों में रहते थे या पहाड़ों पे रहते थे या रेगिस्तान में रहते थे, ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे आम इंसान का रहना थोड़ा-सा मुश्किल हो। तो कभी-कभी जो है उनके बीच में टकराव भी होता था। आपने सुना होगा कि जब भी कभी जंगल में रहने वाले कोई किसी जनजाति को जंगल में कोई आम इंसान आता है तो कितनी परेशानी हो जाती है। तो उनके जो संसाधन हैं उसे कोई और छेड़ेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि उन्हें बुरा लगेगा। अगर वो जंगल को अपना घर बना रहे हैं और कोई आके जंगल काटना चाहे तो उनको चिंता तो होगी ना कि उनका घर तो चला जाएगा, उनका जो प्राकृतिक संसाधन है नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से टकराव होता रहता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। देखिए इतना सब कुछ होने के बाद भी वो एक दूसरे पे निर्भर रहते थे क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो जनजातीय समाज को जातीय समाज से चाहिए होती थी और कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो जातीय समाज होते थे उनको जनजातीय समाजों से मिलता था। अब जैसे कि कुछ जनजातीय समाज के पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, कुछ स्पेशल गुण है तो वो उनको पाना चाहते थे, अपनाना चाहते थे, उसका उपयोग आम लोग भी करना चाहते थे। तो इस तरह से एक दूसरे पे निर्भरता भी थी। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे-धीरे बदलने का काम भी किया। अब हम देखते हैं कि जनजातीय लोग कौन थे। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। जैसे पहले हमने जब एनसीईआरटी स्टार्ट की थी तो हमने पढ़ा था कि जो हमें मिलते हैं साक्ष्य वगैरह, पहले बहुत पहले के जो लोग हुआ करते थे वो कुछ भी लिख के नहीं रखते थे। इसलिए जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें जो भी चीज़ें हमने आज के डेट में लिखी हैं, हम पढ़ते हैं, समझते हैं, वो हमने इमेजिन की हैं। जब खुदाई के समय हमें जो भी चीज़ें मिली तो उसके आधार पे हमने इमेजिन किया है, इमेजिनेशन किया है कि हाँ ऐसा हुआ होगा उस वक़्त। जो-जो चीज़ें मिली हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, उनके आधार पे।
तो पहले जो वेद वगैरह हुआ करते थे वो भी लिखित नहीं होते थे, वो भी मौखिक होता था, वाचिक होता था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऐसे ही जाता था, लोग उसको याद करते थे। जैसे आज हमारे स्कूल्स चलते हैं, क्लासेस चलती हैं, तब उन लोगों की भी पाठशालाएँ हुआ करती थी और वहाँ पाठशालाओं में उनको वेदों का ज्ञान दिया जाता था, तो वो याद किया जाता था। फिर धीरे 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 ये जैसे जैसे प्राचीन भारत आगे बढ़ा, वैसे वैसे इसको कागज़ भोजपत्र पर लिखा जाने लगा, ताम्रपत्र पे, भोजपत्र पे लिखा जाने लगा। तो उसी तरह इन लोगों में भी कोई भी रीति रिवाज का जो भी नियम कानून इनका था वो लिखित साक्ष्य में नहीं था, वो भी मौखिक ही था, वाचिक ही था। और इसी तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसका रूपांतरण होता था और वो सिक्योर किए जाते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इस वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे। तो जाहिर सी बात है, उनकी जो पीढ़ियाँ आज के समय में होंगी उन्हें उनके नियम कानून, उनके रीति रिवाज पता है। तो जो इतिहासकार है, जब इन्होंने जनजातियों के बारे में जानना चाहा, लिखना चाहा, तो उन्हीं लोगों से बात करके उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की गई। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। जाहिर सी बात है, कोई भी इलाका, किसी एक इलाके में कोई एक ही इंसान हमेशा समृद्धशाली नहीं रह सकता है। तो इसके लिए एक ही इलाके में बसे हुए जनजातियों का प्रभाव समय के साथ बदलता रहता था, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा होता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। तो यहाँ पे आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 13वीं से 14वीं शताब्दी में पंजाब में कौन सी जनजाति सबसे समृद्धशाली थी या प्रभावशाली थी। तो ध्यान दीजिएगा, या आपको जोड़ी का सवाल भी बनाने के लिए दिया जा सकता है। कुछ जगह जगह का नाम दे देंगे और दूसरी तरफ आपको जनजाति दे देंगे, आपको बताना होगा कि कौन सी जनजाति कहाँ की है। तो इसलिए भी ये पॉइंट आपके लिए, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि खोखर जनजाति पंजाब की है और वो 13वीं से 14वीं सदी के बीच बहुत प्रभावशाली थी। ये आप ध्यान रखिएगा, फैक्ट ये याद रहेगा तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। तो अभी यहाँ इससे हमें ये भी पता चलता है कि पंजाब में 13वीं 14वीं शताब्दी के बाद गख्खर जनजाति भी महत्वपूर्ण हो गई। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि गख्खर जनजाति भी पंजाब से रिलेटेड है और 13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास से वो भी है। उनके मुखिया कमाल खान गफ्फर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति को कमाल खान गफ्फर को कौन सी जनजाति के मुखिया को बादशाह ने मनसबदार बनाया था। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, यूपीएससी होता तो शायद ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते वहाँ पे, बट यूपीपीएससी में हम कह नहीं सकते। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो इन्हीं चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है और फिर हम सोचते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ गए, क्वेश्चन कहाँ से आ गए। एक्चुअली हम पढ़े होते हैं बट रिवीजन की कमी की वजह से और जानकारी के अभाव की वजह से हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एनसीईआरटी में। फिर यहाँ पे बताया गया है, मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। तो बलोच जनजाति कहाँ की थी? उत्तर पश्चिम, और एक विशाल शक्तिशाली जनजाति थी। तो उत्तर पश्चिम इलाके की है ये बलोच जनजाति। ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब आप नोट डाउन करिएगा। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गड़रियों की जनजाति रहती थी। तो गड्डी क्या है? गड़रियों की जनजाति, इम्पोर्टेंट है। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। तो उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी इलाका, जो हमारा उत्तर पूर्वी में आप आ जाएंगे, जो हमारी इधर अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, तो इधर की बात की जा रही है कि वहाँ पे भी नागा, अहोम और भी जनजातियाँ थी।
अब वहाँ पे और कौन कौन सी जनजातियाँ थी, उनका आप नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितने एक्टिव हैं पढ़ने में। तो उत्तर पूर्वी भाग की जनजातियों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम देख लेते हैं इधर मैप में क्या बताया जा रहा है। ये जनजातीय क्षेत्र का मैप है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए, ये है उत्तर पूर्वी भारत। यहाँ कोच, खासी, अहोम, काचरिस, नागा, मुंडा, संताल, चोर, ओरोन, ये लोकेशन वाइज जनजाति का नाम दिया गया है। आप इस मैप को कोशिश करिएगा कि हाथ से बना के इन सारी चीज़ों को लिखेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा, तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। आप कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको जगह का नाम दे दे और जनजाति का नाम दे दे, जोड़ी बनाने का सवाल आएगा तो भी ये एक स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपने हाथ से बनाकर कोशिश करिएगा बनाने की और नोट डाउन करने की, और इसको कुछ समय अपने सामने टेबल के सामने लगा के रखिए। इसको बार बार देखिए, रिवाइज़ करिए। जब आपको लगे कि अच्छे से रिवाइज़ हो गया तो उसको फिर आप अपने किसी फाइल में, फ़ोल्डर में रख सकते हैं। फिर कुछ समय के बाद उसको रिवाइज़ करिए। इसी तरह से चीज़ों को याद रखा जाता है। इधर देखिए, बादागस, मारवाड़ दक्षिण भारत में आ जाते हैं। मध्य भारत में देख लीजिए, गोंड है, गोंडवाना लैंड के पास बैनस, खोंड, कोयास। फिर इधर देख लेते हैं भील, कोली, काटकोरस, बेराद। ऊपर देख लेते हैं उत्तर भारत में जंजुहा, खोखर, गख्खर, लंगो, अरघुन, समास, कोली गुजरात में है, ये जाटवास, ये सब गुजरात के हैं, भील। तो इस तरह से ये जनजातियाँ हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन्हें, मैंने जैसे बताया वैसे अगर आप इसको रिवाइज़ करना चाहते हैं तो बेस्ट मेथड है, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा ये। यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है कुल के बारे में। हमने यहाँ कुल पढ़ा था कि छोटे छोटे कुलों में बांटे गए हैं, तो कुल के बारे में देख लेते हैं कि कुल क्या है आखिर। पूछा जाता है ना, कभी कभी लोग ऐसे बोल देते हैं कि तुम किस कुल से बिलोंग करते हो, तुम्हारा कुल क्या है। तो परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते थे। तो एक ही पूर्वज के संतान, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, कहते हैं कि ये हमारा कुल है, मतलब कि एक ही पूर्वज है हमारा, हम उन्हीं की संतान धीरे धीरे, जैसे बाबा के पिताजी, उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, इस तरह से होता है। तो वो नातेदारी और या कुल में ज़्यादा निष्ठा रखते थे। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजमान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। तो मुंडा और संथाल हमने मैप में देखा था, ये उड़ीसा में भी थे, इनकी लोकेशन उड़ीसा में भी थी और बंगाल में भी थी। तो ये हैं मुंडा और संथाल, उड़ीसा और बंगाल से संबंध रखते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली और बेराद भी हमने देखा कहाँ थे, कर्नाटक और महाराष्ट्र के। कोली कर्नाटक का, बेराद महाराष्ट्र का, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक तरफ जगह का नाम लिखिए, एक तरफ जनजाति का नाम लिखिए, इससे आपको कनेक्ट करने में भी आसानी रहेगी। तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थल थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। तो कोली लोग कर्नाटक के साथ साथ गुजरात में भी पाए जाते थे, या महाराष्ट्र के होंगे। कुछ और दक्षिण में कोराग, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। तो दक्षिण भारत में कौन है, कोराग, वेतर, मारवाड़। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। तो पश्चिम और मध्य भारत में भीलों की बड़ी जनजाति फैली हुई थी। यहाँ पे हम देखते हैं एक चित्र दिया गया है कि रात में भील लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं। ये लोग इमेज बनाए होंगे, ये देखिए हिरन है और ये लोग इसका शिकार कर रहे हैं धनुष बाण से। और यहाँ पे कुछ लोग आग जला के बैठ के
या तो हाथ पैर सेक रहे हैं या तो कुछ भून रहे होंगे। ये सारी चीज़ें जो इमेज हमें मिलती हैं, इसी से हम कनेक्ट करते हैं, स्टोरीज बनाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। 16वीं सदी आते आते जो भी जनजाति हुआ करते थे, वो एक ही जगह रहते रहते क्या होता है कि वहाँ की चीज़ पे काफ़ी सारा कब्जा भी कर सकते हैं वो लोग। तो इस तरह से वो वहाँ पे जमींदार भी बन जाते हैं, खेतिहर भी बन जाते हैं। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले थे। तो यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि गोंड कहाँ कहाँ तक फैले थे? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे? अब हम देखते हैं कि जो खाना बदोश हुआ करते थे, जो घुमंतू लोग होते थे, वो कैसे रहते थे। अभी तक हमने जनजातियों के बारे में पढ़ा, अब जनजातीय खाना बदोश जो हुआ करते थे वो कैसे रहते थे। यहाँ देखिए इमेज में दिखाया जा रहा है कि घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। तो जो घुमंतू लोग हुआ करते थे, जो खाना बदोश लोग हुआ करते थे, वो घूमते रहते थे। तो जैसे आज हमारे यहाँ सीमाएं बनी हुई हैं, हर देश की अलग अलग सीमाएं हैं, वीज़ा लगता है जाने के लिए, तब नहीं होता था ऐसा। ये लोग घूमते रहते थे। ये कब भारत से चीन चले जाएं, कब चीन से यूरोप चले जाएं, इनके लिए कोई सीमा रेखा नहीं थी, इनके लिए कोई वीज़ा नहीं लगता था, ये आ जा सकते थे। तो इस तरह से ये घूमते घूमते कहीं भी जाते थे। तो ये क्या कहते थे कि भारत को और भी देशों से कनेक्ट करते थे। वहाँ की जो फेमस चीज़ें हुआ करती थी, जो वहाँ पे बहुत आसानी से उपलब्ध होती थी, उसको वो वहाँ से लेकर आते थे, अपने यहाँ बेचते थे, व्यापार करते थे। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है कि व्यापार कैसे होता था। तो इस तरह से ये लोग देशों को कनेक्ट करते थे। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते रहते थे। तो वो उनके पास जैसे जो भी पशु हुआ करते थे, उनसे घी निकालना हुआ, ऊन निकालना हुआ भेड़ से, तो इन सारी चीज़ों से वो विनिमय करते थे। कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे, जो हमने इमेज में देखा। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। एक जगह गए, वहाँ की फेमस चीज़ उठाई, उनको सस्ते दाम में मिली, उसको अपने जानवरों पे, अपने पशु पे लाद कर लेके आए और फिर दूसरी जगह पे उनको बेच दिया। इस तरह से वो खरीद फरोख्त भी करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। तो टांडा क्या है? जो व्यापारी खाना बदोश हुआ करते थे, उनके कारवां को टांडा कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये शब्द, अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर हम कंफ्यूज हो सकते हैं वहाँ पे, इसलिए ये वर्ड, इस शब्द को ध्यान रखिएगा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए किया करते थे। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो थे, वो बंजारों का इस्तेमाल करते थे, किस लिए? अनाज की ढुलाई के लिए बाजार तक। ये आप ध्यान रखिएगा, पूछा भी जा सकता है, कुछ भरोसा नहीं क्या पूछ ली यूपीपीसीएस। तो ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि कौन से सुल्तान ने बंजारों का सहारा लिया अनाज की ढुलाई के लिए, तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1,00,000 बैल अनाज ढोने होंगे। तो ये हमें कहाँ मिलता है? जहांगीर के संस्मरण में। ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये एक पैरा भी दे के पूछा जाए कि ये कहाँ लिखा हुआ मिला है, तो जहांगीर के संस्मरण में। 2-4 बार आप पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम में जब आप देखेंगे तो आप उसको कर सकते हैं। अब यहाँ बंजारे के बारे में बताया जा रहा है। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बाजारों का वर्णन किया है। तो अब देखते हैं बंजारों का वर्णन उन्होंने क्या किया है।
सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई, मतलब उनके एक कारवा से, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीबी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भार वाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, जो खानाबदोश होते हैं। गाय बैल उनके अपने ही होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बंजारा है वो कैसे रहते हैं, वो कैसे यात्रा करते हैं। वो अपने सारी सामान को अपने पशुओं पर लाद कर अपने बीबी बच्चों, घर गृहस्थी, हर एक चीज़ को साथ लेके घूमते हैं। वो कभी कभी उनके जो पशु होते हैं वो उनके खुद के होते हैं, कभी कभी वो उनको किराए पे लेते हैं ऐसे सौदागरों से, कभी कभी अपने पशुओं के सौदागर वो खुद ही होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उसे उस जगह ले जाते हैं जहाँ वो महंगा है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे जो अनाज सस्ता है वो वहाँ से उसे खरीदते हैं और उसको वहाँ ले जाकर सेल करते हैं, वहाँ ले जाकर बेचते हैं जहाँ पे वो महंगा है, जिससे उनको प्रॉफिट होता है। इसीलिए वो ऐसे घूमते रहते हैं हमेशा। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद कर लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। तो टांडा में जो उनका कारवा होता है बंजारों का, खानाबदोश का, उसमें 6 से या 700 6 से 700 लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते हैं। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी वो ज़्यादा नहीं सफ़र करते हैं। अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं। तो जब वो अपने पशुओं पे से सामान उतार लेते हैं तो ऐसा नहीं कि उन्हें बांध के अपने पास में ही रखा, नहीं, उन्हें छोड़ देते हैं खुला चरने के लिए, ताकि वो चरे, उनका पेट भरे, उनको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर ना आए। इसके लिए वो उन्हें खुला छोड़ देते हैं जिससे वो अपना पेट भर सकें। क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तो ज़मीन पर्याप्त होने की वजह से कोई रोकने वाला भी नहीं है, उन्हें आसानी से घास मिल जाएगा, वो घास खा लेंगे तो उनका भी पेट भर जाएगा। और जो बंजारे लोग हैं, खानाबदोश लोग हैं, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उनको खिलाने के लिए, पालने के लिए। अक्सर आपने देखा है कि जो लोग जानवरों को बांध कर अपने यहाँ रखते हैं, उनके खाने पीने का हर एक चीज़ का ध्यान उनके मालिक को रखना पड़ता है। पर अगर वो उन्हें छोड़ दे, खुला छोड़ दे, तो उन्हें बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि उनके पशु ने खाया या नहीं खाया। वो कहीं भी घूम फिर के चर के चले आएंगे अपने घर। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारगाह से दूसरे चारगाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते हैं। अब जैसे कोई नृतक गायक है, वो एक जगह से दूसरी जगह गए, अपना नृत्य दिखाया, गाना वाना गाया, वहाँ से कमाई हुई उनके। ऐसे ही चारागाह जो होते हैं, चारागाह के लिए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जब जैसे एक जगह उनके पशु के लिए चारा खत्म हो गया है तो वो उन अपने पशुओं को लेकर दूसरी जगह चले जाएंगे, वहाँ पे कुछ घास हो गई, वहाँ पे खाएंगे। इस तरह वो घूमते रहते हैं और जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो यहाँ पे घास उगाती है। तो इस तरह घूमते घूमते उनके जो चारागाह की समस्या है वो भी सही हो जाती है। फेरी वाले होते हैं, उनका कुछ सामान है, उनके पास कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, फेरी वाले होते हैं, घूम घूम के यहाँ वहाँ बेचते हैं उनको। दस्तकार हैं। तो इस तरह ये लोग कुछ तमाशबीन होते हैं जो तमाशा भी दिखाते हैं जगह जगह जाके। तो इनका जो रवैया है, घुमंतू है, वो अपना काम धंधा ऐसे ही चलाते हैं अपने घुमंतूपन की वजह से। अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहाँ उन्होंने पिछली साल दौरा किया था। फिर वो लौट के वहीं आते हैं जहाँ पे उन्होंने पिछली साल दौरा किया था। फिर देख लेते हैं यहाँ पे कई पशुचारी जनजातियाँ मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने, पोषने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। तो कुछ जो जनजातियाँ होती थी, पशुचारी जनजातियाँ, वो जो अब उनके मवेशी हुआ करते थे, उनके घोड़े हुआ करते थे, उनके जो भी जानवर थे जिन्हें वो पालते थे, उनको पाल पोस कर संपन्न लोगों को बेचते थे, जिससे उनको अच्छी कमाई होती थी। जैसे आपने देखा होगा, कभी गांव से जो लोग बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा
कि कभी-कभी होता है कि जैसे किसी के यहाँ पशु है, जैसे गाय है या भैंस है, उसने बच्चा दिया, तो गाय जो होती है, गाय अगर बछड़ा दे या मतलब गाय का जो बच्चा होता है, फीमेल हो या मेल हो, दोनों ही यूज़ में आते हैं। उन्हें पाल-पोस दिया जाता है, मेल होता है तो उन्हें बैल बना देते हैं, फीमेल होती है तो फिर दूध के लिए काम में लेते हैं उनको। तो इस तरह जब उन्हें पाल-पोस कर वो बड़ा करके उनको बेचते हैं, तो उनका दाम भी उनको अच्छा मिलता है उसके मालिक को। तो बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें पाल-पोस कर बड़ा करके फिर बेचा जाए। छोटे-मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियाँ भी एक गाँव से दूसरे गाँव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी-कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियाँ थीं जो विभिन्न नगरों और गाँव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जो घुमंतू लोग हुआ करते थे, खानाबदोश, वो कौन-कौन थे। वो सिर्फ एक स्पेसिफिक गुण वाले नहीं होते थे। कोई कोई मतलब पशुचारी होता था जो पशुओं को पालता था। कोई नर्तक हो गया, कोई गायक हो गया, कोई तमाशबीन हो गया, कोई दस्तकार हो गया, कोई शिल्पकार हो गया। कभी और यहाँ पे तो ये भी बताया जाता है कि कभी-कभी भिक्षुक लोग भी सौदागरों का काम करते थे। तो कई तरह के लोग थे जो यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। अपनी गुण, अपनी कला से जो भी वो बनाते थे, बेचते थे उसको जगह-जगह। या कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे, कुछ जनजातियाँ, कुछ खानाबदोश घुमंतू लोग ऐसे हुआ करते थे जो ऐसी जगह से सामान उठाते थे जहाँ पे वो सस्ती है, उसको वहाँ से खरीदते थे और ऐसी जगह ले जाके बेचते थे उसको जहाँ पे वो महंगी है। फिर जहाँ पे वो बेचते थे उन चीज़ों को, वहाँ से वो ऐसी चीज़ उठाते थे जो वहाँ पे सस्ती हो, फिर उसे लेके ऐसी जगह जाते थे जो वहाँ पे महंगी हो। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ों को कनेक्ट किया उन्होंने। काफ़ी देशों से सामान हमारे यहाँ आया, हमारे से यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें बाहर गईं, तो ऐसे हुआ। यहाँ आप एक इमेज देख रहे हैं, ये कांस्य से मगरमच्छ कुटिया कोंड जनजाति उड़ीसा द्वारा बनाया गया है। कोंड जनजाति द्वारा कांस्य का मगरमच्छ है। आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। बहुत से लोग ऐसे शोपीस रखना पसंद करते हैं अपने घरों में, आज भी करते हैं, तब भी करते थे। तो ऐसी चीज़ों को बनाकर बेचा करते थे। फिर देख लेते हैं बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। तो अब देखते हैं बदलते समाज में जो नई जातियाँ और श्रेणियाँ थीं वो क्या थीं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी-छोटी जातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आईं। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजक समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। तो जैसे-जैसे उनकी ज़रूरत पड़ती गई आम लोगों को, उन लोगों ने जनजातियों को अपने समाज में भी शामिल कर लिया, उनको जाति विभाजन में भी शामिल कर दिया, उनको अलग जाति का दर्जा भी दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। तो इस तरह से जिन लोगों की उन्हें ज़रूरत हुआ करती थी, अब जैसे कि जो शिल्पकार हैं, सुनार हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, राजमिस्त्री हैं, से और भी लोग हुआ करते थे, उनकी ज़रूरत पड़ती थी समाज में, मुख्य समाज में, तो ब्राह्मणों ने उनको जातियों के रूप में मान्यता दी। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। तो वर्ण की बजाय जाति जो है वो समाज के संगठन का आधार बना, ना कि वर्ण। जाति पर विचार विमर्श यहाँ पे दिया गया है, देख लेते हैं। इसके बाद फिर हम चैप्टर को यहीं ख़त्म करेंगे, फिर कल इसको आगे हम देखेंगे। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदययार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। तो ब्राह्मणों के सभा का विचार विमर्श का वर्णन कहाँ है? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदययार के अभिलेख में। वे रथकरों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग, की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए, इसमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना,
मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। तो जो रथ बनाने वाले हुआ करते थे, रथकार, उनको इतने काम दिए गए थे, इस तरह से उनको बांटा गया था कि हाँ ये रथकार है तो ये इतने काम करेंगे। जैसे हमने कहा ना, यहाँ पे शिल्पियों, सुनारों, लोहार, बढ़ई, सबको, राजमिस्त्री थे, सबको ब्राह्मणों ने जाति के रूप में मान्यता दी। तो उनके स्पेसिफिक काम भी होते थे, उनको ये काम करने पड़ते थे राज्य में, राजा के लिए, प्रजा के लिए। तो इस तरह से उनको जाति के आधार पर बांटा जाता था। उन्हें वर्ण के आधार पर नहीं बांटते थे, उन्हें जाति के आधार पर मान्यता दी जाती थी। तो आगे के चैप्टर में जो भी है वो हम कल देखेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। मैंने एनसीईआरटी पूरी वैसे ही ली है, इसमें से कुछ भी मैंने कहीं से भी कट नहीं किया है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा कि आपको यहाँ से कुछ भी ऐसी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी, जो बिल्कुल नहीं छूटेगा। सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। बस आप मन से पढ़ते चलिए, इसको ध्यान से देखते चलिए। मैंने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करके बताया है, जहाँ तक मेरी समझ है। देखिए, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूँ। तो मैंने अपने लेवल पे जितना मैं बता सकती थी, कर सकती थी, मैंने किया। आप इसको देखते चलिए, समझते चलिए, और अगर कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।